ट्वेल्थ क्लास ही आपका लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कशन किया था आपके ग्लोबलाइजेशन क्या है या उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है, इकोनॉमिक कल्चर पर हमारे उसका क्या प्रभाव रहा है। तो नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। इट मीन्स कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब आया या इंडिया ने ऐसे क्या क्या एफर्ट्स किए ग्लोबलाइजेशन को लाने के लिए। तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन इंडिया में इन 1991 के बाद जो इंडिया था उसमें चेंजेज आए, ठीक है। बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंडिया था, इंडिया में किसका, जो ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन इम्पेरियलिज्म था उसके अधीन था। तो देन क्या था, जो इंडिया था वो अपने जो प्राइमरी गुड्स था या उसकी जो छोटी जरूरतें थी उसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए वो क्या था, डिपेंड था दूसरे कंट्री पर, उसको क्या था एक्सपोर्ट करना पड़ता था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने डिसाइड किया कि उसे सेल्फ डिपेंड होना चाहिए एंड उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अपने इंडिया ने अपने आप को प्रोटेक्ट, जो आपकी एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म यानी कि प्रोटेक्ट मीन्स अपने आप को सुरक्षित करना, सेव करना। तो इंडिया ने जो डेली उसकी गुड्स यूज आने वाली चीजें थी तो उसको क्या था, इंडिया ने क्रिएट करना, अपने कंट्रीज में बनाना शुरू किया, अपने कंट्री में बनाना शुरू किया, उनको क्रिएट करना शुरू किया एंड उसने अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रोथ करना स्टार्ट किया। तो देन इसका रिजल्ट क्या रहा, बिकॉज इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंट जो उसके मेन टॉपिक्स थे जैसे कि एजुकेशन थी या हेल्थ थी, इन जो क्रिटिकल जो कह सकते हैं कि सेक्टर था, इस पर उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रोथ करना चाहता था। क्योंकि उसके प्राइमरी गुड्स के लिए भी, मतलब डेली जो छोटी बहुत चीजें थी उसे उसको निर्यात करने के लिए वो क्या था, दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड था। फर्स्ट उसके लिए मेन क्या था, इकोनॉमिकली अपने आप को ग्रोथ करना। तो उसने एजुकेशन और इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। एंड आफ्टर इन 1991 इंडिया में जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो देन इंडिया ने अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रोथ करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए कुछ चेंजेस शुरू किए। तो उसने इकोनॉमिकली ग्रोथ करना कब स्टार्ट की, 1991 के बाद। देन उसने कुछ एफर्ट्स किए जिससे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सके। जैसे कि उसकी जो ट्रेड पॉलिसी थी उसमें उसने कुछ रिफॉर्म्स किए, जैसे कि टैरिफ था उसको उसने रिड्यूस, कम करना स्टार्ट किया। जो लाइसेंस सिस्टम था उसने उसको क्रिएट किया एंड जो उसकी इंडस्ट्री थी या इंडस्ट्री पॉलिसी कह सकते हैं, उसमें उसने कुछ चेंजेस करने स्टार्ट किए। जैसे कि वहाँ पर पहले अपनी जो बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी, छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, उन सभी को उसने अबॉलिश किया एंड कुछ इंडस्ट्रीज को उसने लाइसेंस दिया। मतलब अबॉलिश करने के बाद कुछ मतलब इंडस्ट्री को उसने एस्टेब्लिश किया। एंड जो एनआरआई थे उसको उसने अलाउड किया कि वो इंडिया में आकर अपनी मनी को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको बेनिफिट होगा एंड इंडिया को भी उसका फायदा मिलेगा। एंड जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको उसने आगे प्राइम किया, आगे किया, ठीक है। तो ये कुछ एफर्ट्स थे जो इंडिया ने अपने आप में ग्लोबलाइजेशन लाने के लिए किए। और कह सकते हैं कि उसने जो फाइनेंशियली भी उसने रिफॉर्म्स किए। उसने जो बैंकिंग के अलावा फाइनेंशियल कंपनीज थी उसकी शुरुआत की, जिससे कि लोग फाइनेंशियल कंपनी से पैसा उठा करके अपने छोटे बड़े जो रोजगार थे उसको या जो बिजनेस है उसको चला सकें, ठीक है। एंड जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी 1995 में इंडिया उसका मेंबर बना एंड उसने वर्ल्ड अनदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि ये सम एफर्ट्स थे जिसके थ्रू क्या था, इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन लाने के लिए प्रयास किया। तो देन जब ग्लोबलाइजेशन इंडिया में हुआ तो ग्लोबलाइजेशन को लेकर जो कुछ थिंकर्स थे तो उनके कुछ उसको लेकर कुछ बैड ओपिनियंस भी रहे हैं और पॉजिटिव ओपिनियंस भी रहे हैं। अगर पॉजिटिव ओपिनियंस की बात करें तो कुछ थिंकर्स का सोचना था कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने क्या है, इंडिया को अपग्रेड किया है, इंडिया की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है, इंडिया को ग्लोबल मार्केट में उसको एक जगह मिली है। एंड जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक है, उसकी हेल्प से क्या है, इसने अपने आप को, कंट्री ने अपने आप को डिपेंडेंट किया है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया है,
ठीक है। एंड जो इसका जो पहले भी बता चुकी लाइसेंस सिस्टम था उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, उसमें सुधार हुआ है। एंड नेक्स्ट अगर हम इसके नेगेटिव ओपिनियंस की बात करते हैं तो नेगेटिव ओपिनियंस की करें तो इसमें थिंकर्स का कहना था कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंडिया में इनइक्वलिटी बढ़ी है एंड रिच जो है रिचर होता जा रहा है एंड देन पुअर और पुअर होता जा रहा है, जो कि मैंने पहले भी आपको नेगेटिव पॉइंट में बताया था। एंड जो कंट्रीज हैं डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में क्या है डिस्पेरिटी बढ़ी है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज अलग हुए हैं, डेवलपिंग नेशंस अलग हुए, तो दोनों में क्या डिस्पेरिटी बढ़ी है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारी जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो गई है, बिकॉज जो उसकी जगह किसने मल्टीनेशनल कंपनीज ने ले ली है। जो लोगों के छोटे छोटे रोजगार थे घर पे वो क्या थे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो और एक अगर बात करें कल्चर को लेकर तो क्या वो मैं पहले भी बता चुकी, जो वेस्टर्न कल्चर है वो डोमिनेट करने लगा एंड जो हमारा इंडियन कल्चर था, रिच कल्चर था, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये सभी पॉइंट्स क्या है, ये ओपिनियंस भी कह सकते हो आप, इसको आप नेगेटिव पॉइंट्स भी कह सकते हो। तो ये क्या है ग्लोबलाइजेशन के जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना की है जिन थिंकर्स ने, तो ये सभी पॉइंट्स के थ्रू उन्होंने क्या है इसको आलोचना की है कि ग्लोबलाइजेशन के बैड पॉइंट हैं जिसके कारण कि ग्लोबलाइजेशन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के अगर बेनिफिट है तो उसके लॉसेस भी हैं, ठीक है। तो आपका ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर बेटे बस इतना ही आपके चैप्टर में, बहुत छोटा चैप्टर है आपका। इसमें जो मेन क्वेश्चन था आपका फर्स्ट पीछे मैं आपको करवा चुकी हूँ, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंस है मेन वही है इसमें। एंड जो एक वर्ड सोशल फर्म आपके दे रखे हैं WSF, यानी कि वर्ल्ड सोशल फर्म, इन 1999 में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई तो देन उस समय क्या था, जो बहुत सारे पीपल्स थे लाइक उन्हें या थिंकर्स थे, उन्हें लग रहा था कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका बेनिफिट सभी कंट्रीज को एक जैसा नहीं मिल रहा है, सभी के लिए उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सेम नहीं है। जैसे कि जो अनडेवलप्ड कंट्री हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, मतलब उन्हें लग रहा था कि ये अनफेयर है सभी के लिए, इसकी जो ट्रेडिंग जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या इसकी जो ट्रेडिंग पॉलिसी है वो अनफेयर है। तो इस पर क्या था आर्गूमेंट होती रही। तो देन उस समय क्या था WSF वर्ल्ड सोशल फर्म, जिसको क्रिएट किया गया एंटी ग्लोबलाइजेशन, जिसमें जो लेबर थी उसको भी इंक्लूड किया गया, जो वुमेन्स थी उनको इंक्लूड किया गया, और ह्यूमन राइट्स को उसमें सेव करने के लिए जो रूल्स थे वो बनाए गए। तो इस वर्ल्ड सोशल फर्म जो ग्रुप था इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी ब्राजील में 2001 में हुई, एंड जो फोर्थ मीटिंग थी 2004 में हुई, एंड जो 7th मीटिंग थी वो 2007 में हुई। तो आपको इसको ईयर्स के हिसाब से भी इसकी जो याद रख सकते हो इसकी मीटिंग्स। एंड 2018 में जो इसकी 16 मीटिंग हुई शायद। तो वर्ल्ड सोशल फर्म जो क्या है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल था WSF वर्ल्ड सोशल फर्म, इसकी आपने फुल फॉर्म लर्न करनी है, ठीक है। एंड FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और अगर बात करें शॉर्ट क्वेश्चन में तो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, क्या कंसेप्ट था इसको, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है इसका। एंड ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, दिस इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। या वन कंट्री ट्रेड बाय अनदर कंट्रीज, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। एंड सोशल सेफ्टी नेट जो आप पीछे पढ़ के गए थे, क्या है सोशल सेफ्टी नेट, किसके लिए क्रिएट किया था, एक इंस्टीट्यूट था, सेफ गार्ड था एक, जो कि इकोनॉमिकली वीक थे उनके लिए सोशल सेफ्टी नेट क्रिएट किया गया था। एंड अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रीजंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेसिस्टेंस, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोटेस्ट करने के रीजन क्या थे, तो वो जो मैं अभी आपको ओपिनियंस बोल के गई हूँ तो उसके मेन ओपिनियंस यही थे कि जो रिच कंट्री थे वो और अधिक रिच होते जा रहे थे, एंड जो पुअर थे वो पुअर होते जा रहे थे। एंड जो हमारी कल्चर की आप इजी पॉइंट लिख सकते हो कि जो हमारी वैल्यूज हैं, कल्चर वैल्यू, वो डिस्ट्रॉय होती जा रही थी, ठीक है। एंड हम जो दूसरा हमारा जो कल्चर है उसको हम हार्म कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे, एंड वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस है।
अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चे सारे पता है तो इट मीन्स आपने सारा चैप्टर ढंग से रीड किया है, ठीक है। एंड कल्चरल हेट्रोजीनियसेशन, मैंने कल भी आपको बताया था, हेट्रोजीनियसेशन मतलब जो हमारे कल्चर को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना, या कल्चर हमारा मिक्सर कह सकते हैं, मिक्सर हमारा जो कल्चर मिक्सर हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर हमारा कल्चर सभी के मिक्सर को हेट्रोजीनियसेशन उन्होंने कहा है कि ये कल्चर मिक्सर है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। आप एक बार एनसीईआरटी उठाकर अगर आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको लगेगा कि चैप्टर बहुत इजी है। और एक में इसमें एक पिक बेस्ड क्वेश्चन भी है, ज़्यादा नहीं है, 2 पिक्चर्स दे रखी हैं आपकी एनसीईआरटी में। एक तो पेज नंबर 140 पर नीचे दे रखी है, पेज नंबर 140 पर ये नीचे पिक्स दे रखी है। इस पिक्चर्स में क्या शो हो रहा है कि अगर चाइना में अगर कि इस पिक्चर को आप देखना है और पहले फिर आपने रीड करना है कि क्या शो कर रही है। फर्स्ट में शो हो रहा है कि अगर हम अपना जो डिनर है वो फिनिश नहीं करेंगे तो क्या है, चाइना ने इंडिया के वहाँ पर भुखमरी फैल रही है, वो हमारा डिनर छीन लेंगे। एंड सेकंड क्या शो कर रही है कि अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो क्या है, जो चाइना या दूसरे कंट्रीज के लोग आए हुए हैं इंडिया में तो वो क्या हमसे हमारी जॉब छीन लेंगे, ठीक है। तो ये शो कर रही है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो पीपल्स हैं इंडिया से यूएस में जाते हैं, यहाँ से मोस्ट एजुकेटेड पीपल है, अगर वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो वो वहाँ जाकर उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है। तो इट मीन्स उन्होंने जो यूएस के जो लोकल पीपल है उनकी जॉब्स पर उन्होंने क्या है, अपना हक कर लिया है। तो नेक्स्ट अगर एक और पिक बेस्ड क्वेश्चन दे रखे है आपके, ये पिक दे रखी है आपके, तो ये पिक क्या शो कर रही है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो कार्टून है क्या शो कर रहा है, व्हाट इफेक्ट डज द कार्टून शो, इस कार्टून में क्या इफेक्ट शो हो रहा है, तो देन इस कार्टून में क्या शो कर रहा है, हमारे जो कल्चर इफेक्ट है उसको शो हो रहा है, ठीक है। इसमें ये कोक वगैरह जो पिक्स दे रखी है, इसमें क्या है कि हमारा कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो वेस्टर्न कल्चर है वो इधर से इधर फेंका जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि कोका कोला, मैकडोनल्ड्स वगैरह उन्होंने जो शो किए हैं इसमें, तो हम क्या है वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं इससे क्या इम्पैक्ट प्रभावित हो रहा है। तो ये जो कार्टून बेस्ड पिक बेस्ड क्वेश्चन है आप थोड़ा सा रीड कर लेना। तो ये चैप्टर आपका इतना ही है। इसके साथ ही ये जो आपकी पॉलिटिकल की फर्स्ट बुक है, जिसमें कि इस बार कोविड-19 के कारण आपके जो चैप्टर है वो काट दिए गए, तो ये आपकी बुक कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट चैप्टर आपका कोल्ड वार इरा, सेकंड एंड ऑफ बायोपॉलिटी, थर्ड आपका अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ तक जो आपके ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट डे आपकी जो नेक्स्ट बुक है, सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो वो बुक स्टार्ट करेंगे। और एक बात आपने याद रखनी है कि वो बुक आपकी इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद 1945 के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है।